जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला पिछले हफ्ते जहाँ से टूटा था वहीं से जोड़ेंगे। राफ़े महमूद से बात हो रही थी, गुफ्तगू बहुत ज़्यादा थी, वक्त कम था तो दो हिस्से करने पड़े गुफ्तगू के। तो दूसरे हिस्से में दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ और राफ़े आपको भी वेलकम और बहुत शुक्रिया, इतना सारा वक्त आपने दिया और इतनी मज़ेदार गुफ्तगू की। अच्छा, हमने कहानी पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म की थी कि कहानी बुनियादी ज़रूरत है हमारी, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे फ़िल्म हो, वेब सीरीज़ हो, चाहे वो अदब हो या कुछ भी हो। तख्लीकी अमल में कहानी बुनियादी अहमियत रखती और अच्छी कहानी के लिए नई नस्ल को चाहिए कि वो मुतालिया वसी करे, मुशाहिदा बढ़ाए ताकि उसके अंदर एक गहराई आए और फिर वो चीज़ों को बेहतर तरीके से पेश कर सके। तो अब क्या कहानी को बेहतर करने के लिए सिर्फ यही कुछ ज़रूरी है? क्या हम अपने मकामी अदब से इस्तेफ़ादा नहीं कर सकते? इस एंगल से आप कैसे देखते हैं चीज़ों को? नहीं, बिल्कुल मकामी अदब से हम बिल्कुल इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। ख़ास तौर पे आपके यहाँ जो लोक कथाएँ हैं, जो दास्तान हैं, जी। जिस तरह की लिखी गई हैं और और जो नॉवेल लिखे गए जो हमारे यहाँ। नॉवेल लिखे गए हैं आपके पास और मतलब अब हम अगर बात करें इम्तियाज़ अली की, वो जी। तो पूरा अगर आप उनकी फ़िल्में उठा लें तो आपको लिटरली वो सूफ़ी टेक्स्ट पता चल जाते हैं जिनसे उठा ऐसा के ही वो है, पूरी कहानी बिल्कुल जोड़ ऐसा। के बनाते हैं। और विशाल भारद्वाज को देखें ना, हाँ, पूरा शेक्सपियर उसने लोकल कर दिया। लोकल कर दिया वहाँ पे शेक्सपियर। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं बताऊँ, ये लोग बड़ा अजीब समझते हैं कि हमें ओरिजिनल होने के लिए, हमें मुनफरद होने के लिए एक नई कहानी बताना ज़रूरी है। हमें पहिए को दोबारा से ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। सही बात। आप इस चीज़ को समझें कि इंसान ने जब तख्लीकी तौर पे, इर्तिकाई तौर पे ये एहसास हो गया इंसान को कि एक मेरा माजी था और एक मुस्तकबिल है, तो इंसान को कहानी समझ आ गई। बिल्कुल ठीक। क्योंकि इंसान को एक बिगनिंग, मिडल और एंड समझ आना शुरू हो गया कि उसकी अपनी ज़िंदगी का भी है और तमाम कहानियों का भी है। लेकिन हमारे फिल्म मेकर्स ने ख़ास तौर पे ये कसम खाई हुई है कि अपने अदब से कोई फ़ायदा नहीं नहीं, लेना। बिल्कुल नहीं, वो पढ़ते नहीं है ना। मैं अब आपको ये बताऊं कि हम अब वो पढ़ते ही नहीं हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ऑडियो बुक्स। हम ऑडियो बुक्स सुन रहे हैं। मतलब पढ़ने का तब भी नहीं। इतने मैं फिल्म मेकर्स को जानता हूँ, मैं जब जब उनसे मिलता हूँ, क्योंकि उनको अक्सर ये होता है कि आप हमें इतने नक़ाद बनते हैं और आप नाक़िदीन में शामिल हैं, आप बताएं मुझे चीज़ें पढ़ें। पढ़ें तो वसअत आएगी, पढ़ें तो गहराई आएगी और फिर हम कोई बैठ के बात करेंगे। वरना तो मैं आपसे क्या बात करूँ कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों है, ये कहानी ऐसी क्यों है। तो अगर आपको करनी है कि किसी बड़े स्केप पे आपको बात करनी है, तो वो कहते हैं ना, नज़र जिसकी जहाँ तक है वहीं तक देख सकती है। बिल्कुल सही बात। तो अगर आपकी नज़र ही इतनी है तो मैं आपके आगे पूरा एक स्विट्जरलैंड की वादी पे रख दूं, नज़र आएगी आपको, आइए चंडीगढ़ रोड। ऐसा ही है, सही बात है। ठीक है ना? और यही हो रहा है। और यही हो रहा है। वरना उर्दू अदब में और लोकल जो हमारी दीगर मकामी ज़बानें हैं, ऐसा ऐसा नॉवेल लिखा गया। यानी मैं एक मिसाल के तौर पे समझाने के लिए बताऊं आपको कि अब्दुल्ला हुसैन का एक नॉवेल है उदास नस्लें। ओहो, क्या बात है। अब उदास नस्लें दूसरी जंग अजीम में जो इस खित्ते के लोगों ने अपनी जवानियां गवा दी, अगर सिर्फ इसी खित्ते पर, वो किसी और खित्ते की कहानी नहीं है, एक चकवाल का रहने वाला, एक लाहौर का या मकामी किसी गांव का रहने वाला फौजी, वो जाकर यूरोप में किसी मुहाज पर हिंदुस्तानी फौजी के तौर पर लड़ रहा है और उसकी पिछली नस्लें, आने वाली नस्लें उस वाक़े से कितनी उदास हो गई, इसकी कथा है ये। बिल्कुल। लेकिन मजाल है कि कोई फिल्म मेकर हमारा इस पर बनाए। नहीं, और देखिए, मैं जब आपने बिल्कुल सही चीज़ की कि मैं जब बाहर फिल्म, मतलब मैंने फिल्म और एथनोम्यूजिकोलॉजी मैंने बाहर से पढ़ी। बिल्कुल, लंदन से आप पढ़ लंदन के। से जी। मैं पढ़ा, तो मैंने वहाँ पे जब मैंने इम्तियाज़ अली के काम को करीब से देखा तो मुझे तो अक्सर उसकी कहानियाँ इतनी फरीदुद्दीन अत्तार के काम से ऐसी ऐसी मुझे करीब आना शुरू हुई ना। अब ख़ास तौर पे जब वो कबीर को बीच में लाता है रॉक स्टार के, जी, रॉक स्टार के कागारे मोरा चुन चुन खाइयों मास, खाइयों ना दो नैना मोरे नैना में मिलन किया। सो कबीर दास को जब बीच में लाता है, तो वो तो इम्तियाज़ अली तो पूरा फरीदुद्दीन अत्तार की सिर्फ वो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स है, जिसमें परिंदों का काफिला निकलता है, उसमें जो सीमुर्ग का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरी चीज़ वो पढ़ें तो आपको पूरा इम्तियाज़ अली समझ आ जाएगा कि आपको हर फिल्म के अंदर एक गुरु है, बिल्कुल, जो उसको ब्लेस करता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक हकीकी और मिजाजी का मिलाप है, ऐसे ही। और वो उसको इतना एक्सेसिबल बना देता है। जी। हालांकि मुझे लगता है तमाशा एक बहुत एवरेज फिल्म थी, सही, मेरे हिसाब से, सही। लेकिन एक नस्ल है
जी। पाकिस्तानी और इंडियन लोगों की जो तमाशा के रणबीर कपूर के कैरेक्टर में अपना आप देखती है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही है। ठीक है ना, ये सच बात है। और अगर आप उसको देखा जाए तो वो पूरा अपने एक सूफी ट्रेडिशन से, खाली इस खत्ते का नहीं, जो मैंने फरीदुद्दीन पूरा- अत्तार की पूरा- पूरा हाँ। पूरा जो सूफी ट्रेडिशन है उससे अलामतें, परिंदे की यानी जो अलामत, एशियाई कल्चर, एशियाई आप कह लें कि उसमें अलामतें, इस्तिआरे, सफ़र कैसा होगा, फिर उसकी हर फिल्म में परिंदों पे कुछ ना कुछ होता है। भाई देखे ना, अब राजा गिद्ध बानो कुदसिया का, बिल्कुल। वो भी परिंदों की गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल, ठीक है। फिर फहमीदा रियाज जाते जाते आखिरी नॉवेल लिख गई, जो है वो क्या शानदार नॉवेल है। अच्छा, मैं मेरी नजर हाँ, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप ज़रूर पढ़ें। 3-4 हज़ार साल पहले जो दुनिया में पहला आदमी सोशलिस्ट कंसीडर हुआ, मजदक, उस पर नॉवेल है। अरे वाह, और किला फरामोशी उस नॉवेल का नाम, अरे वाह, ऑक्सफोर्ड ने छापा। अब किला फरामोशी इटसेल्फ इतना हसीन नाम है, और अगर इस पर फिल्म बनाई जाए और इसको पूरा मतलब ग्लैडिएटर वाले सेट्स लगाए जाएं, बिल्कुल, और पाकिस्तान में कोई हिम्मत करे ये, हाँ। लेकिन नहीं, वो लेजेंड ऑफ मौला जट से आगे नहीं जा रहे, हाँ। नहीं, और देखिए वो लेजेंड ऑफ मौला जट से भी आगे, जबकि वो मुझे बेहतर काम लग रहा है उसका। नहीं देखिए, अगेन मैं बिलाल, Technically। वो तो जहाँ तक बात है, मैं हमेशा समझता हूँ कि बिलाल लश्शारी को फिल्म एडिट करना आती है, कहानी बताना नहीं आती। सही। और मेरी जब भी बिलाल से अक्सर बात हो रही है तो बिलाल ये जानते हैं और हमारी अच्छी दोस्ती है, ठीक। और अच्छी सलाम दुआ है, लेकिन वो इस चीज़ से वाकिफ़ है। लेकिन जो जैसे आपने राजा गिद्ध की बात की, फिर किला फरामोशी की बात की, फिर अब मैंने इम्तियाज़ अली की बात की, कि लोगों को ये लगता है कि जैसे उन्होंने जब तमाशा देखी तो कोई बहुत, हाँ, गाने, स्टोरी टेलिंग, हर चीज़ अपनी जगह, जैसे शाह साहब ने आपसे कहा, विशाल फरमाश ने, सब कुछ है हमारे पास, कहानी नहीं है। लेकिन ये भी देखने पड़े कि इनके ऊपर भी कोई गैब से इनको ये ख्यालात नहीं आ रहे। सही बात है। ठीक है ना, कोई इल्हामी सिलसिला नहीं है ये। सही बात है। आप जब इतनी चीज़ें अपने इर्द गिर्द पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी ज़्यादा कहानियाँ, जैसे मुझे याद है कि मैं एक प्ले राइट से बात कर रहा था और एक ज़माने में मेरा, उन्होंने कहा कि हाँ चलो साथ कुछ लिखते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा हम टॉलस्टॉय की एना कारेनिना को अडेप्ट करते हैं। अच्छा। अब वो एक बड़ी मजेदार कहानी है, क्योंकि वो जो 60s 70s का पीटर्सबर्ग है, वो आजकल का पाकिस्तानी रिश्तों की बात हो रही है। इस कजन से मुझे नहीं करनी, एक शख्स है जो बज़ाहिर सोशलिस्ट है, लेकिन जब बीवी उम्मीद से हुई तो बाहर बैठा हुआ हजरत ईसा को याद कर रहा है और तस्बीह पढ़ रहा है। तो बड़े खूबसूरत उसके अंदर कैरेक्टर्स है ना, कि वो एक में उसकी सारी सियासत वो भूल गया। तो उन्होंने भी मुझे बड़ी बात कह कि तुमने मुझे मिसाल बड़ी अच्छी दी है, लेकिन जब मैं ये लेके एक बड़ी किसी चैनल हेड के पास गई तो वहाँ जो खातून बैठी थी, उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या तुम एना कारेनिना, एक पावरफुल खातून की बात कर रही हो कि वो अपने जो रिश्ते में उसका जानने वाला एक शौहर है उसको छोड़ के एक नए कर्नल वरोंस्की से वो शादी करना चाहती है और उसके साथ रहना शुरू करती है, और वहाँ भी उसे तस्कीन नहीं मिलती। ये क्या हमारी औरत चाहती है कि कोई शहजादा घोड़े पे आए और उसको आके ले जाए। अच्छा, मुझे ये लगता था कि ये सब हम लोग मुहावरतन बातें करते हैं, ठीक है ना, कि वहाँ पे, लेकिन वो वाकई में फुकदान इतना ही है कि अब ऐसा नहीं कि देखिए कि हम बोलेंगे जी पूरी इंडस्ट्री एक डस्टबिन है, नहीं, उसके बाहर कुछ लोग हैं जो कोई ढंग के आइडियाज कभी कभी वहाँ ले जाते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, उन लोगों से आपके जो फैसला करने वाले लोग, उनको एलर्जी डेवलप हो जाती है। ऐसा ही है। मतलब इसकी एक मिसाल छोटी सी आपकी बात को अगर आगे बढ़ाऊं, बिल्कुल। अब हमारे यहाँ जो औरत, रोती धोती औरत थी ड्रामे की, अभी वो इतना रोली है, सारा उसके आंसू आंसू बह गए, इतने सालों से रो रही है टीवी के ड्रामे में। वाहिद मीडियम था जो थोड़ी बहुत हमारी इज्जत थी पड़ोसी मुल्क में भी। तो अब इन्होंने कहा अब क्या करें, अब तो इससे बोर होने लग गई औरतें और खिलाफ मामला होने लग, तो अब इन्होंने उस रोती धोती औरत को एक मोहब्बत कराई है और उस मोहब्बत में तसव्वुफ का ऊपर से छिड़काव किया। जी। और ये अब नया ट्रेंड, लेकिन ये हमारे यहाँ का बड़ा पुराना फॉर्मूला है, नॉवेल का खास तौर पे। बिल्कुल, नॉवेल का बहुत पुराना फॉर्मूला। मैं उसी तरफ आने लगा। अब जो असल, जो जिसे कहना चाहिए जय्यद काम हुआ था नॉवेल में, वो हुआ था, जैसे कि मैं एक मिसाल के तौर पे जमीला हाशमी का नॉवेल था दश्ते सूस, उन्होंने मंसूर बिन हिलाज की शख्सियत को बेस बना के नॉवेल लिखा और ये लिखा कि तसव्वुफ किस तरह आपकी जिंदगियों को तब्दील कर। इन्होंने जो है वो एक पीर साहब के बेटे को एक रक्कासा, और अच्छा हमें उसकी मोहब्बत पे इतराज़ कोई नहीं है, किसी को किसी से भी प्यार हो सकता है, लेकिन इतना सतही ले आए। और अब ये नया फार्मूला, या जितनी भी ये हमारी उमैरा अहमद, निमरा अहमद, ये बड़ा सस्ता तसव्वुफ और बड़ा ही चाइना मेड तसव्वुफ, तो यानी
ये वो काम भी ठीक से नहीं कर सकते जो हमारा अपना है, बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें हमारे बड़ों ने बड़ा काम किया। जमीला हाशमी उसकी मिसाल है। ये जमीला हाशमी का 50% भी नहीं है, लेकिन चल रहा है। नहीं, और देखिए असल में बात वही है ना कि जब तसव्वुफ लिखने वाला या तसव्वुफ से इंस्पायर होने वाला शख्स के लिए तसव्वुफ यही है कि बस आप एक दरगाह पे जाके अपना सर पीटें अपने महबूब के लिए और कहीं से आपका महबूब आपके सामने आ जाएगा। अब आपने मंसूर अलहाज की बात की, अलहाज की बात की। अब मेरी कल परसों ही एक बड़े सीनियर कव्वाल हैं, उनके साथ मैं बैठा हुआ था, तो वो सूफियाना और इन चीज़ों पे बात कर रहे थे। मैंने कहा देखिए मुझे एक जो है ना गालिब का शेर बड़ा तंग करता है, जिसमें गालिब मंसूर अलहाज को जो है ना पकड़ लेता है। तो वो है गालिबन, और मेरी इस्लाह कीजिएगा जो लोग देख रहे हैं, शायद मुझे उसका जो अगला मिसरा है वो सही याद नहीं है। कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया, लेकिन वाह, कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया, लेकिन हम में वो तुनक ज़र्फ़ी मंसूर नहीं। क्या बात है, ये लेकिन बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा लेकिन है, मैं वही कह रहा हूँ ना। और वो कव्वाल ने भी अपना सर कह, और उन्होंने कहा कि इसमें मैं और हमारे जो पार्टनर है ना, बड़ा इख्तिलाफ है हमारे इस शेर पे, क्योंकि हमें कभी तो कभी लगता है कि गालिब नहीं है, हमें लगता है कोई। लेकिन अब आप ये देखें ना कि बजाय इसके कि मैं देखें, मंसूर से सबको अकीदत है, बेशक। अनल हक का जो नारा लगा, उसने जो ट्रेडिशन सेट किया, हर रिबेलियन को, हर एक शख्स को वहाँ से कोई ना कोई एक तस्कीन मिलती है, एक जज्बा मिलता है। इस्तेसाली जो लोग, जिनका इस्तेसाल हुआ, वो उसको बड़ी ताकत समझते हैं। लेकिन आपको ये रूल आउट नहीं करना चाहिए कि एक गालिब जैसा आदमी था जो ये कह रहे हैं कि भाई अगर तुम एक मंजिल पे पहुंच गए हो तो चिल्लाना जरूरी नहीं है, बेशक, कि उसका इजहार जरूरी नहीं है। अब ये कनेक्शंस आप कब तब ड्रॉ करेंगे जब आप एक एंगल से चीज को नहीं पढ़ेंगे। जब आप हर तरीके से चीज को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो है ना, होली काओ, अल्लाह मियाँ ने होली काओ एक मुकद्दस चीज कुछ भी नहीं होती कहानियों के अंदर। मुकद्दस गाय कोई चीज, मुकद्दस आपका ईमान है, मुकद्दस आपका ऊपर वाले से रिश्ता है, वो अपनी जगह वो कहानी में। लेकिन जिस दिन आपने मुजस्मे बना लिए ना, कि जैसे आपने कहा कि बस ये हकीकी और मिजाजी को मिलाना है, फिर फिरोज खान ने इतना बड़ा से पगड़ी पहन लेनी है, फिर उनको शोबेज से एक जाली सी ब्रेक लेनी है, फिर उस शोबेज से वापस आएंगे, और फिर उनको कहीं से कोई हवाओं का रुख पता चलेगा। इस पूरी चीज में ना मुझे ये लगता है कि ये जो खासतौर पे सूफीज़म का जो अभी डिस्कोर्स है ना, ये इतना नुकसानदेह, अदाकारी के अंदर अदाकारी हो रही है। और मैं आपको बात बताऊं, ये एक पूरी नस्ल को ये कह रही है कि अगर तुम्हें अपने अंदर का सफर मिल गया है तो ये पढ़ना लिखना और ये सब बेकार बात, ये सब बेकार बात है। ये बहुत अहम बात है। इस नुक्ते से मैं चाहूंगा कि हम वापस वक्फे से आके गुफ्तगू शुरू करें। छोटा सा वक्फा, अभी वापस आते हैं। जी, कहानी क्या होती है, कहानी की अहमियत क्या होती है हमारी ज़िंदगियों में, हमारे समाज में, हमारी तख्लीक़ात में, हमारी शेरियात में और हमारी फ़नून लतीफ़ा में कहानी कहाँ है, क्या है, मौजूदा तनाजुर क्या है, उसमें बात कर रहे हैं राफ़े से। तो राफ़े, आप बाहर भी रहे और इंटरनेशनली आप चीज़ें पढ़ते भी हैं, आपने देखी भी, लंदन में आपने इतना अरसा भी गुजारा और फ़िल्म पढ़ी, फ़िल्म क्रिटिसिज्म पढ़ा, वहाँ के लोगों को बहुत करीब से आपने देखा, वहाँ की इंडस्ट्री को करीब से देखा। तो क्या करंट सिनेरियो क्या है बाहर फिल्म और दीगर जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं? अच्छा देखिए, एक तो जहाँ तक फिल्म की बात है और मेरे ख्याल से किसी हद तक म्यूज़िक में भी आती है, वहाँ पे एक पोस्ट कॉलोनियल थॉट का एक बहुत मेजर एक वेव चला है कि जहाँ जहाँ आपने जिन जिन लोगों के, जिन जिन ममालिक पे आपने राज किया था, जिन जिन कल्चर्स को आपने तबाह किया था, या जिन जिन को आपने जो जो नुकसानात पहुँचाए थे, तो आप समझिए कि इस वक्त वेस्ट एक पशेमानी से गुजर रहा है, एहसास जुर्म सता रहा है। खास तौर पे यूके जहाँ मैं रहा, अमेरिका में तो थोड़े से गोरे और पागल हो गए, वो तो उनको होना था। और वो एक तारीखदान ने मुझसे कहा था कि देखिए, तारीख में ऐसा हुआ है कि हम जो नौटंकी होते थे, जो जोकर होते थे, हम उनको बहुत लाइटली लिया करते थे। सही। लेकिन अक्सर सबसे ज़्यादा डिप्लोमेसी के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये हंसते हंसते वो बात कह देते थे जो शायद बादशाह
वैसे नहीं कह पाता सही था। बात, बिल्कुल और सही। उन तारीख दान का मैं पढ़ रहा था, वो 8 साल या 10 साल पहले का उनका इंटरव्यू था कि जमाना अभी भी तब्दील नहीं हुआ, क्या बात कि है। अगर आपको कोई जोकर किसी पावर की पोजीशन में नजर आ जाए तो वो कर जाएगा जो एक मंतक पे सोचने वाला हाय, लीडर नहीं कर पाएगा। और सही। वो आपको डोनाल्ड ट्रंप की मैं थी। मैं यही कहने लगा था। नहीं, और मैं जब मैं डोनाल्ड ट्रंप को देखता था ना, मुझे अजीब फ्लैशबैक आते थे उस कॉन्वर्सेशन के, कि उन्होंने कहा कि आप अच्छा। जोकरों को जो है ना, जो मसखरे होते हैं, हाय हाय, इनको आप लाइटली नहीं ले सकते। सियासियात में इनका तारीख में जैसा इस्तेमाल हुआ है वाह। वो, और शायद मैंने मुगल तारीख इतनी तफसील से नहीं पढ़ी, हाँ। शायद मुगल कोर्ट्स में भी जी जी, ऐसा है। इनका बिल्कुल एक बहुत मेजर दो रोल रहा। किरदार बड़े मेजर रहे मुगल तारीख में, दरबार में, जिनका असर, एक ख्वाजा सरा और एक मरासी। बिल्कुल बिल्कुल, ओहो हो, बहुत जोरदार। बहुत। और वो कहते हैं कि मतलब सिर्फ एंटरटेन करना नहीं, लोगों के सामने एक एंटरटेन करने वाली चीज आती थी, लेकिन जो चीज आपका कोई जासूस नहीं कर सके, जो चीज आपका कोई सिपह सालार ना कर सके, हाँ। वो आपका मस्खरा करके चला सही आता था और आपको पता भी नहीं चलता था सही कि बात। क्या हुआ। सही बात। तो जो आपने बात की दुनिया में, तो एक आप समझें कि एहसास जुर्म से जी। गुजर रहे हैं सब, तो अचानक एक फोकस आ चुका है अफ्रीकन सिनेमा के ऊपर, ठीक है। कि अफ्रीका में क्या हो रहा ओके। है, नाइजीरिया में क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है, फिर थोड़ा सा ईस्ट एशिया और एशिया की तरफ। ठीक है। देखिए, हमारे खित्ते का सिनेमा तो हमेशा से लाइमलाइट में रहा बॉलीवुड की वजह से, जी जी, इसलिए अब किसी हद तक उससे अटेंशन हटती जा रही है, ठीक है। क्योंकि लोग समझते हैं बॉलीवुड पे बात करना उतना ही मेन स्ट्रीम है जितना हॉलीवुड पे हाँ, बात पहले करना है। और वो किया जा चुका और है। किया जा चुका है इसके ऊपर कि इन चीज़ों पे बात करना। तो किसी हद तक साउथ इंडियन सिनेमा के बारे में अब लोग ठीक है। सोच रहे हैं कि समझे जो निगलेक्टेड सिनेमास थे, वो वो सारा। किसी एहसास जुर्म की वजह से या किसी जेन्युइन इंटरेस्ट की वजह से। मुझे तो अक्सर गोरे लिटरली सिर्फ ये लगता है कि उनको एहसास जुर्म है, क्योंकि उनको जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं होता। सही। वो बस चाह रहे होते हैं किसी तरह जो उनके बाप दादाओं ने गलतियां की हैं उसको ठीक कर लें। वो ठीक कर लें उसको। सही बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे किसी ने कहा, कोई मेरे पास मुस्तनद सोर्स तो नहीं है, लेकिन जो सुनने में आया कि नेटफ्लिक्स ने एक ज़माने में ये प्लान किया कि पाकिस्तान में भी किया जाए इन्वेस्ट और चीज़ें बनाई जाएं। तो उन्होंने वो जब यहाँ आए और यहाँ के जो कर्ताओं धर्ताओं से उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा जी हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो एक ही है, हम आपका मुग़ल टाइम जो है, मुग़ल पीरियड, इस दौर का जो यहाँ से गुजर कर गया ज़माना, उस पर चीज़ें बनाना चाहते हैं। और उस पर किसी ने उनको कुछ घास नहीं डाली तो वो वापस चले गए। मुझे थोड़ा सा ये मुबालगा लग रहा है। अच्छा, ठीक है, मुझे किसी ने ये बात नहीं बताई। आप जैसे आपने कहा आपके पास भी कोई मुस्तनद नहीं है। जरिया नहीं है इस इंफॉर्मेशन। मुझे नहीं लगता कि नेटफ्लिक्स कभी आपकी मार्केट में इंटरेस्टेड भी होगा। अच्छा, देखिए, क्योंकि आप एक ग्लोबल बर्ड्स आई व्यू से देखिए। जब बर्ड्स आई व्यू से देखते हैं आप, वही ज़बान बोलते हैं, वही कल्चर है, उसी तरह की कहानियाँ बताते हैं जैसे आपका पड़ोसी मुल्क बता रहा है। ठीक है, तो उनको क्यों आपकी मार्केट में इंटरेस्ट होगा जब आप जैसी, बल्कि आपसे बेहतर शूट हुई हुई, आपसे ज़्यादा नामवर एक्टर्स के साथ, आपसे ज़्यादा ग्रैंड स्केल और अच्छी कहानियाँ बनी हुई हैं उनको हिंदुस्तान में मिलती। हाँ, लेकिन उनका जो पीरियड ड्रामा में इंटरेस्ट है डीप, जी, मुझे लगता है शायद वो इस तरफ भी आए। नहीं, वो तो देखिए, वो आ भी जाए तो रंजीत आपको क्या सिंह पे लगता है? फिल्म बने, देखिए वो चीज़ें बने। जितनी इनएक्यूरेट, जितनी बेकार और जितनी सर फोड़ने वाली फिल्म हो, लेकिन मोइंजोदाड़ो पे पहली फिल्म हिंदुस्तान ने बना दी है। बेशक उसमें ऋतिक रोशन एक यूनानी हीरो की तरह सामने आते हैं और अब परेशान हो जाते हैं कि ये यूनान का फिगर, ये यहाँ बहुत पे बड़ी क्या ट्रेजेडी है हमारी, है ना। ये बहुत, हालांकि उस जमाने में जो गालिबन कल्चर मिनिस्टर थे सरदार शाह, उन्होंने बड़ा असेंबली में उठाया भी है कि जी मोइंजोदाड़ो पे ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है। और मतलब अब खैर वो एक और बात है कि हम मोइंजोदाड़ो को इतना नहीं संभाल सके कि अब जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कहते हैं भाई इसको ऐसे ही रहने दो, सही बात, इसको मजीद खोदोगे तो जो रहा सहा है वो भी चला जाए, वो भी तबाह हो जाएगा। सही बात। बारिशों में उसमें। तो ये जो एक पूरा एंगल है ना इस पूरी चीज़ को देखने का, तो वेस्ट को आपके कल्चर में इंटरेस्ट हो रहा है, बिल्कुल इंटरेस्ट हो रहा है उसके अंदर। और वेस्ट को आपके पास से लोग चाहिए जो अपने कल्चर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल ठीक। अब ये एक बड़ी अजीब चीज़ है। 17 मार्च को मैं स्वास का जो इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ है, वहाँ मैं एक पेपर पढ़ूंगा। अच्छा, पाकिस्तानी म्यूज़िक और कंटेम्प्रेरी, उस पर वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ ममालिक से PhDs हैं। ठीक है।
और मैं पहली दफ़ा ऐसा पैनल देख रहा हूँ, मतलब और जगह भी होगा, कि जो उन्होंने कोशिश की है कि दुनिया भर में जो 3-4 लोग कहीं से पढ़ के गए जो पाकिस्तानी हैं, उन्हीं को बुलाया जाए पाकिस्तान पे बात करने के लिए। ओके, और मैं सिर्फ एक खातून है जो कि ब्रिटिश है, ठीक, बाकी सब कभी न किसी एंगल से या पाकिस्तानी ओरिजिन की हैं ठीक है, या पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है, तो उनमें भी अब ये इंटरेस्ट हुआ है, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा होता है कि एक अरसे तक जो डेवलपिंग कंट्रीज या जिनको अक्सर लोग थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, उनका जो कल्चर है वो गोरे की नज़र से देखा गया। जी, ऐसे अब ज़रूरी है कि उनको मकामी लोगों मकामी नज़र से, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि मकामी लोगों को इंटरेस्ट हो। हाँ, ये भी है। अच्छा, जो थोड़े बहुत मेरे जैसी मिसालें जो काम कर रहे हैं पिछले, मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी कल्चर के लिए वक्फ की, लेकिन मैं तो, मेरी ज़बान जो मीडियम है वो तो उर्दू है। तो अब जो मेरी तरह के लोग काम कर रहे हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो आर्कियोलॉजी पे बेस्ट हैं, और किसी भी तरह दुनिया के बड़े आर्कियोलॉजी राइटर्स से कम नहीं है वो, लेकिन वो उर्दू में लिख रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, उसके असरात पहुँचेंगे उन लोगों? नहीं, बहुत पहुँचेंगे। मैं तो ये समझता हूँ आप जैसे लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। अभी रिसेंटली एक ब्रांड ने एक शो किया, राही, जी, जो उमैर जसवाल होस्ट कर रहे थे। जी, उसमें वो नॉर्थ से आते हैं बलूचिस्तान तक, और कल्चर्स को और उस तरह देखते, मोटरसाइकिल पे घूमते हैं। तो उन्होंने कहा आप बलूचिस्तान के एपिसोड में हमारे कंसल्टेंट बन जाएं, कि देखें हम कोई चीज़ गलत, कि मतलब लोग बलोची नहीं होते, ज़बान बलोची होती ऐसा है, ही लोग है, ये इस तरह की छोटे-छोटे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल देख लूँगा। और कुछ मैं तारीख दानों से भी राब्ते में था कि जी आप मेरी रहनुमाई कर दें। तो वो जब हुआ बलूचिस्तान का, उन्होंने पहले, फिर जब वो सिंध पे आया, राफी भाई आप इस पे भी आ जाएं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड को भी और प्रोड्यूसर्स को भी अंदाज़ा हुआ कि कितनी ज़रूरत है आपको सही मानों में तहकीक करने वालों की। जी, क्योंकि अब ज़माना आ गया सोशल मीडिया का। जी, आपने जहाँ, जैसे मुझे बड़ा अच्छी तरह मैंने सिंध का एपिसोड तारीख दानों से बात करके फाइनल करवाया, लेकिन एक जगह कोई एक मच्छेरों का कबीला था, तो उसमें किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने मुझे आगे कहा, जो सिंधी थे, कि दे डू नॉट आइडेंटिफाई एज अ ट्राइब, दे आइडेंटिफाई एज अ कम्युनिटी। तो लफ्ज़ कबीला गलत है। अब आप ये सोचिए कि अगर उन्होंने मुझे नहीं हायर किया होता तो कितनी और ऐसी चीज़ें आ जाती। तो मुझे तो ये लगता है कि अब डिजिटल दौर में आप जैसे लोगों की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, जो यहाँ के कल्चर को जानते हैं, जो थोड़ी सी शनासाई रखते हैं इन सब चीज़ों से, सही, कि वो जाने और वो बताएं कि देखिए नहीं, मसला दरअसल ये है। यानी कबीला और बरादरी का फ़र्क क्या होता है ये चीज़, मतलब ये चीज़ तो मेरे नज़र से भी निकल गई। वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, बिल्कुल ठीक, और उन्होंने कहा जो मछेरे होते हैं, ये इस मामले के बारे में ये बहुत पर्टिकुलर है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। चाय लीजिए, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं और आके गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं। जी हाँ, गुफ्तगू का सिलसिला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि अब तो थोड़ा सा वक्त रह गया। राफे भाई ये बताएं, बाहर आप रहे और वहाँ का कोई फ़िल्म फेस्टिवल आपने अटेंड किया लंदन में, किसी फ़िल्म मेकर से मिले, कुछ यादें भी बताएं आप। अरे बड़ी यादें हैं। एक तो मैं स्कॉलरशिप पे जाने का फ़ायदा ये होता है कि आप पैसे बहुत बचा लेते हैं। ठीक है। और ख़ास तौर पे जब आपके दीगर मशागिल बहुत कम हो तो पैसे और बचा लेते हैं। सही है। तो इस वजह से मैंने थिएटर बहुत देखा। अच्छा, मैंने थिएटर बहुत देखा, मैंने कॉन्सर्ट्स बहुत देखे। वाह, यहाँ तक कि मैंने सर इयन मैकेलन, जो दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर का नाम है, बिल्कुल सही, जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में गैंडाल्फ बने, जो मैग्नीटो बने हैं एक्समैन में, उनको मैंने एज किंग लेयर देखा। क्या बात है, वाह। और वो मुझे टिकट कोई 100 पाउंड का पड़ा था या 80 पाउंड का पड़ा था, लेकिन वो जमा पूंजी जो मैंने उसमें लगाई थी, मैं अभी तक वो नहीं भूलता। क्योंकि उसके बाद जब वो निकले तो एक मैं कतार में खड़ा रहा, फिर उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने टिकट साइन किया। क्या बात। और वो इतने शायद, अब आप ये देखिए कि अब वो लेयर का किरदार हमारे यहाँ उन्होंने किया, खालिद अहमद साहब ने किया। मैं कोई ज़्यादा इतना इम्प्रेस नहीं हुआ था। थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब बड़ी एनर्जी चाहिए। ठीक। और हमारे एक्टर चाहे खालिद साहब हो या कोई और हो, वो दीगर चीज़ों में ज़्यादा लग जाते हैं और अपने स्किल और अपना स्टेमिना बनाने में ना। हाँ। तो वो मैं ये देखता था कि वो खेल तो 5 से 6 दिन होता था हफ्तावार, और 3 महीने कॉन्स्टेंटली हुआ वो। तो वो 80+ एक्टर
एक बारिश का सीक्वेंस जिसमें पागलपन के वो एक पाँव पे उछलता भी है, एक कोने से दूसरे कोने में जाता है, फिर वो पूरा 3 घंटे का प्ले भी करता है। तो उनसे मुलाकात हुई और फिर मेरी यूनिवर्सिटी से करीब राडा था, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, बात है। जहाँ तक मुझे पता है जैमुद्दीन साहब वहीं से पढ़े। और वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त भी बने, जैसे मेरी एक दोस्त हैं वो नेटफ्लिक्स के 2 शोज में गेस्ट अपीयरेंस कर चुकी हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि स्ट्रगलिंग एक्टर दुनिया में भी एक बहुत बड़ा मसला है। वाह। कि वो ब्रिटिश होने के बाद, वो वाइट होने के बावजूद, वो अच्छी खासी शक्ल सूरत जो आपको एक चाहिए होती है, ठीक है, उसके होने के बावजूद वो स्ट्रगल पे स्ट्रगल किए जा रही है। और अब जाके लॉकडाउन में उसने एक प्ले लिखा जिसमें उसने खुद एक्ट किया और वो प्ले उसने शूट करवाया, 1 टेक प्ले। और उसने 9 पाउंड के टिकट बेचे ऑनलाइन कि कोई मेरा प्ले ऑनलाइन देख ले। क्या बात है, ठीक है ना, क्योंकि उसने ये सारी दुनिया में है, ये सारी सिर्फ हमारे दुनिया यहाँ में, नहीं है। बिल्कुल सारी दुनिया में, कि वो राडा का ठप्पा हो, वो नेटफ्लिक्स में उसको एक जगह कोई 3 मिनट की अपीयरेंस है, एक जगह कोई 1.5 मिनट की अपीयरेंस है बड़े बड़े एक्टर्स के साथ। लेकिन वो वही एजेंट है जो बहुत बड़े डस्टिन हॉफमैन का एजेंट है। सही। लेकिन वो स्ट्रगल बड़ी रियल है। बिल्कुल ठीक। फिर वहाँ पे मैंने बड़े कॉन्सर्ट देखे, एक बैंड है क्वीन जिसके उस पे फिल्म भी बनी, तो उनके नए लाइनअप के साथ मैंने कॉन्सर्ट देखा। मैंने एमिनेम को लाइव देखा, वाह वाह। मैंने रॉजर वाटर्स को लाइव देखा, पिंक फ्लॉयड वाले रॉजर वाटर्स को लाइव देखा। वाह यार। तो और फिर बहुत थिएटर तो मैंने बहुत देखा। हाँ। और हर तरह का थिएटर तो आप शुरू से, आपकी दिलचस्पी बहुत है। इनफैक्ट मैंने एक थिएटर देखा जो बेसिकली जो यूके, आप समझिए कि जो फ्रांस से और इधर से जो सीरियन वॉर के बाद जो मुहाजिरीन आए थे सारे, उनके ऊपर एक थिएटर था। उसका नाम था जंगल। अच्छा। और जंगल एक ऐसे, आप समझें कि बीच के करीब एक ऐसे इलाके के बारे में जहाँ सीरियन रेफ्यूजीज आए थे और वहाँ रहना शुरू गए थे, उन्होंने उसको जंगल का नाम दिया। तो उस जंगल की सियासत के बारे में कि उन मुहाजिरीन की क्या सियासत थी, और वो सारे किरदार लंदन में मुकीम मुहाजिरीन ने प्ले किए। क्या बात है, वाह। और उसमें लंबे लंबे प्लेटफॉर्म, ऐसे फुटपाथ उन्होंने बनाए हुए और आप फुटपाथ के बीच में बैठे और वो बस प्ले चले जा रहे हैं। क्या बात। उसी के बीच में कोई शेलिंग कर रहा है, उसी के बीच में आके सब कुछ हो रहा है। तो वो जब मैंने चीज़ें देखी ना, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि एक तो जिसको जो कर सके दुनिया में, दुनिया घूमिए। मैं तो वजीफे पे गया था, तो मैंने ये सोच लिया था कि मुझे यूरोप ट्रैवल करना है। तो मैं लंदन से लेके क्रोएशिया, बोस्निया तक मैं एक 25 दिन के सफ़र पे एक पूरा बैग डाल के यहाँ बस दिन रातों में सोता था, दिन में ट्रैवल करता था और रातों में सफ़र करता था। नादान परिंदे, बिल्कुल नादान परिंदे। आखिर में तो नादान परिंदा जब डब्रोवनिक क्रोएशिया पहुंचा, जहाँ मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स की सारी लोकेशंस देखी, तो मेरा इरादा था कि मैं उसके अगले दिन, मेरी आइटनरी में, कि मैं किश्ती लेके वापस बेल्जियम जाऊंगा और वहां मैं ब्रूज जाऊंगा, क्योंकि मेरी एक बड़ी पसंदीदा फिल्म है इन ब्रूज, जो मुझे बड़ी लेकिन जो मेरी हालत हो चुकी थी ना 23वें दिन, मैंने कोई जो 200 पाउंड बचाए थे बीच में कि किसी लोगों के लिए कुछ खरीद के, मैंने उन 200 पाउंड को उसी वक्त महंगा टिकट खरीदा और सुबह बैठ के मैंने सीधे डब्रोवनिक से लंदन की फ्लाइट ली। मैंने कहा अल्लाह हाफिज, अब ये यात्रा यहीं तमाम हुई। क्या बात है राफे, आपकी ज़िंदगी, आपकी जद्दोजहद, आपकी शख्सियत, यकीन मानिए रोशनी है उन चेहरों के लिए, उन आँखों के लिए जो ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना चाहते हैं। बहुत आपसे जितनी बात की जाए कम है, हम 3 पार्ट बना लें। मैंने सोचा है कि हर थोड़े अरसे बाद आपको बुलाया करेंगे, आपसे बात किया करेंगे। बहुत अच्छा लगा हमें, आप आए, गुफ्तगू की, और हमें बड़ी ज़रूरत है उम्मीद की और रोशनी की, और वो आपकी गुफ्तगू में बारहा हम देखते हैं सोशल मीडिया पर। तो अगर अब आपको फॉलो करना चाहे कोई, मज़ीद आपकी गुफ्तगू और चीज़ें और पढ़ना चाहे, देखना चाहे, कहाँ ढूंढे आपको? देखिए, एक तो मेरा यूट्यूब चैनल है RAFAY स्पेस MAHMOOD, राफे महमूद के नाम से। मैं यूट्यूब पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे तो ये नाम किसी ने ले लिया था, तो उसमें मैं राफे महदूद हूँ। वाकई में किसी ने ये नाम ले लिया था, बहुत अच्छे। तो मैंने कहा इल्म वैसे ही महदूद है, तो मैं इस पे RAFAY MAHDOOD हूँ, तो वहाँ मैं राफे महदूद हूँ। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढना चाहते तो राफे_महदूद हूँ, बाकी जगह राफे महमूद जो मेरी बायलाइन है, जो स्पेलिंग है। क्या बात उसी जगह से। तो राफे बहुत शुक्रिया, ये फूल आपके लिए है, बहुत नवाजिश, आप आए और आपसे मुकालमा रहेगा, और मेरे चैनल की तरफ से भी आपका शुक्रिया, मेरी टीम की तरफ से भी आपका शुक्रिया। और नाजरीन,
रोशनी भी है, उम्मीद भी है, ख्वाब भी हैं, तितलियां भी हैं, मंजर भी है, तख्लीकात भी हैं। कहीं कुछ नहीं हो रहा, कोई अंधेरा नहीं है। इस मुल्क में रोशनी आगे बढ़ेगी, तख्लीकात चमकेंगी और हम दुनिया में अपना बेहतरीन तारुफ सकाफ़त की शक्ल में, तख्लीकात की शक्ल में लेके जाएंगे। ये गुफ्तगू इसी एक चीज़ की मंजरनामे को दिखाने की कोशिश थी जो हमने राफ़े महमूद से की। कोई बात बुरी लगी हो मुझे कोस लीजिएगा, मैं शरारत कर रहा था। राफ़े की नीयत बिल्कुल साफ़ है, कोई कसूर नहीं है उनका। तो हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द इनको फिर मदऊ करें और इनसे मज़ीद बातें करें। अपना बहुत ख्याल रखिए, ख्वाब देखते रहिए, पुरुमीद रहिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफ़िज़।